हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए सैंपल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व कराने जा रहा हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। सबसे पहले सेट 1, 2 एंड 3। अब इसमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन सेट दिया हुआ है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड 2,3। अब इसमें चेक करना है कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो वो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ये तीनों फुलफिल होते हैं तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि खुद की मिरर इमेज, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ। अगर यहां से हम चेक करें तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 का सेट दे रखा है तो इसका 1 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। मतलब ये 1 का रिलेशन 1 के साथ गिवन है, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड में हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? सिमेट्रिक में होगा कि ए का रिलेशन बी के साथ, वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए। जैसे राम श्याम का भाई है तो भाई श्याम राम का भी भाई होगा। तो इसीलिए हम यहां पे देखेंगे कि अगर 1, जैसे यहां पे देखते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। यहां पे अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वाले में देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये किसी रियल सेट से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। अब यहां से देखें कि जैसे 1 2 से रिलेट करता है, 2 3 से करता है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होना चाहिए। बट यहां पे ऐसा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यहां पे रिलेशन में दिया नहीं है। तो यहां से अगर हम ये कहें 1 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 3 बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हियर वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? डी। आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर इज अ रिलेशन इन टी गिवन बाई आर इज इक्वल टू T1, T2 वेयर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 देन आर इज इक्वल टू। तो हमें क्या गिवन है? यहां पे आर गिवन है T1, T2 where T1 is congruent to T2। अब आपको कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी भी पता होगी। 2 ट्राइंगल दे रखे हैं T1 एंड T2। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये ट्राइंगल T1 हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल T2 हो गया, ये T1 ट्राइंगल है और ये T2 ट्राइंगल है, ये A B C D E और F। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसके आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब यहां पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि रिफ्लेक्सिव ओनली होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और सिमेट्रिक ओनली होगा। तो इसमें एक एक करके हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्सिव में अगर चेक करें, अगर हमें दिया हुआ है T1
इज कॉन्ग्रेंट टू T2। लेकिन अगर हम ये देखें कि T1 क्या T1 के ही कॉन्ग्रेंट है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि कोई भी अपने आप के कॉन्ग्रेंट होगा ही। कोई भी अगर ट्राइंगल लेते हैं तो वो अपने आप के कॉन्ग्रेंट होगा, उसकी सारी साइड अपने आप के इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। अगर सेकंड हम देखें तो सेकंड में हम ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि जो T1 का रिलेशन T2 के साथ है और T2 का रिलेशन T1 के साथ भी वही होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में सिमेट्रिक रिलेशन में अगर T1 रिलेटेड टू T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, देन T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू T1। T1 is related to T2, then T2 is also related to T1, then it will also symmetric। तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा। अगर हम थर्ड वाले में चेक करें, थर्ड वाला क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? तीन ट्राइंगल लेते हैं, T1, T2 एंड T3। ये तीन ट्राइंगल हो गए। अब तीन ट्राइंगल में क्या होगा? ये दिस विल बी रिलेटेड टू R। अगर ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक और अगर थर्ड ट्राइंगल ले लिया तो इसमें क्या लेंगे? T1 इज रिलेटेड टू T2। दिस मीन्स T1 इज कॉन्ग्रेंट का साइन लगा दो, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अगर दूसरा देखें, T2 जो हम लेते हैं अपनी तरफ से, T2 इज रिलेटेड टू T3। दिस मीन्स दैट T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अगर इन दोनों इक्वेशन से देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो T1 और T3 आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये वाला, ये मान लो PQR, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाले आपस में एंगल भी आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू T3। तो दिस विल बी, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर कोई भी रिलेशन तीनों रिलेशन को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी, तो इसका मतलब होता है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इज होल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अवर ऑप्शन इज C इज करेक्ट। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द फंक्शन। दिस इज गिवन दैट f colon n to n, दिस इज अ फंक्शन n to n, दिस इज नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, fn गिवन है हमें 2n + 3 for all n belongs to natural number. Then f is surjective, injective, bijective and none of these. तो सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं कि ये सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले सर्जेक्टिव मीन्स होता है ऑन टू, इंजेक्टिव मीन्स होता है 1 1 और बाइजेक्टिव मीन्स होता है 1 1 एंड ऑन टू। तो चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले 1 1 के लिए फॉर 1 1 मीन्स इंजेक्टिव में या तो हम दो तरीके से इसे चेक कर सकते हैं, या तो हम ऐसे चेक कर लें कि fn1 इज इक्वल टू fn2 पुट करके, if n1 इज इक्वल टू n2 दिस विल बी 1 1 और इंजेक्टिव।
तो यहां से अगर चेक करें 2n1 प्लस 3 इक्वल टू 2n2 प्लस 3, 3 से 3 कट हो गया, 2n1 इक्वल टू 2n2, 2 से 2 कट हो गया, तो n1 इक्वल टू n2। तो हम कह सकते हैं दिस इज 1 1 और इंजेक्टिव, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा या इंजेक्टिव होगा। सेकंड हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू में क्या होगा, इसको दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग होता है तो वो 1 1 भी होगा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इंक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग में हम एफ डैश एन निकालते हैं। हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एन, तो दिस विल बी इक्वल टू 2n का करेंगे, 2 का करेंगे, मतलब 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर रहेगा, n का n के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से एफ डैश एन क्या आ जाएगा, एफ डैश एन आ गया 2। 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश एन अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। तो एक तो हमें क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 1 होगा, मींस इंजेक्टिव होगा। अब ऑन टू के लिए अगर देखें तो ऑन टू के लिए हम लेट कर लेते हैं एफ एन को y लेट कर लेते हैं, यहां से एफ एन इक्वल टू वाई आ गया। तो अगर यहां पे हम y पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, 2n प्लस 3 आ जाएगा, और 3 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू 2n हो जाएगा, तो n इक्वल टू वाई माइनस 3/2 आ जाएगा। अब यहां से हम चेक करें, अगर यहां पे हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है। अगर नेचुरल नंबर पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू मान लो हमने 1 पुट कर दी तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3/2। तो यहां से क्या आने वाली है बच्चों, यहां से आने वाली है -2 अपॉन में 2, दिस विल बी इक्वल टू -1। सो दिस विल नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू। तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस इज सर्जेक्टिव, मींस दिस इज इंजेक्टिव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। ये फंक्शन गिवन है, तो हम लोगों को पता है कि ये जो कॉस इनवर्स की जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, लेकिन ये 2x माइनस 1 है तो इसका जो डोमेन होगा -1 से लेके 1 के बीच में होगा। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू होगी वही हमारा डोमेन होगा। तो यहां से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये इसमें पूरे में इस इक्वेशन में 1 को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 बोथ साइड। तो यहां से ये इक्वल हो जाएगा -1 प्लस 1, 2x माइनस 1 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1। तो यहां पे ये 0 आने वाला है, ये 2x आने वाला है, ये कट गया, और ये 2 आने वाला है। अब डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो ये क्या आने वाला है यहां पे, अब 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0x और लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में, और ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, लेट कर लेते हैं y tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहां से सबसे पहले हम
एंड से स्टार्ट करते हैं, यहां से हम कॉस इनवर्स √3/2, इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही √3/2 की वैल्यू इसकी π/6 हो जाती है। कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 sin 2। अब ये कॉस इनवर्स की वैल्यू π/6 हो जाएगी, तो यहां पे π/6 लिखेंगे, यहां पे देयरफॉर लिख दो। अब यहां से 2 से और ये 6 3 टाइम कट जाएगा, तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin, ये हो जाएगा π/3। अब यहां पे π/3 की वैल्यू क्या होगी, sin π/3 मीन sin 60 की वैल्यू। sin 60 की वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम, ये होता है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहां से 2 से 2 कट कर दोगे, तो यहां से tan इनवर्स √3 बचेगा। अब ये √3 वैल्यू tan में किसकी होती है बच्चों, ये होती है π/3 की, मतलब tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहां से ये क्वेश्चन गिवन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहां से साइन और कॉस की वैल्यू चेक करते हैं। तो 1/2 वैल्यू होती है, अगर cos π/6 की वैल्यू देखें, cos 30 की वैल्यू देखें, तो cos 30 की हो जाती है, cos π/3 की वैल्यू हो जाती है 1/2, और sin π/6 की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 1/2 हो जाएगी। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि π/3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, π/3। तो इस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू यहां पे π/3 रखेंगे, और यहां से ये हो जाएगा π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो यहां से साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 हो जाएगी। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आने वाली है π/3, और ये 2 इंटू π/6, यहां से ये कट गया, तो ये बच गया π/3 प्लस π/3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। तो यही हमारा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स हमें फॉर्म करनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर। हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की बनानी है। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, ये हमें एलिमेंट्स गिवन है। तो यहां पे ये एलिमेंट्स मतलब जैसे ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, ये रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई, ये कॉलम फर्स्ट हो गया और ये कॉलम सेकंड हो गया। अब यहां पे हम क्या पुट करते हैं, ये A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहां पे जो आई रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। यहां पे ये सेकंड एलिमेंट्स आएगा, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट्स, यहां पे सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा बच्चों, और यहां पे सेकंड रो सेकंड एलिमेंट्स आएगा। तो हमें ए आई जे दे रखा है, यहां से हमें A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू फाइंड आउट करके इस मैट्रिक्स में पुट कर देनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पे A11 अगर हम फाइंड आउट करें, इसका मतलब ये हो गया कि I की वैल्यू भी 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। तो यहां पे हम I और J की वैल्यू 1 और ये 1 का स्क्वायर, तो कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी टाइप से हम अगर A12 निकालें, तो यहां पे I की वैल्यू तो 1 हो गई और J की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम A21 निकालें, तो ये I की वैल्यू यहां पे 2 हो गई प्लस J की वैल्यू यहां पे 1 हो गई, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये 2 + 1 = 3 हो जाएगी। इसी टाइप से A22 फाइंड आउट करें, तो I की वैल्यू 2 प्लस J की 2 का स्क्वायर, तो ये 4 + 2 6 हो गई। तो यहां पे हमारी जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो
ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू A11 की, इसकी 5 हो गई, इसकी 3 हो गई और इसकी 6 हो गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 2 5 3 6, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है, वो दोनों इक्वल हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें गिवन है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x। अब ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं बोथ, तो 0 8 y - 2 एंड ये 9 दे रखी है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें नन ऑफ दीज भी है। नन ऑफ दीज के लिए हमें सारी वैल्यू देखनी पड़ेंगी कि हर जगह से x और y की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर एक जगह से भी अगर x की वैल्यू डिफरेंट आती है तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले तो यहां से जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं। तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो 3x + 7 = 0 हो जाएगा, तो 3x = -7 हो जाएगा और x की वैल्यू -7/3 हो जाएगी। अगर यहां से भी x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, यहां से भी हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू -7/3 आ रही है या फिर कोई डिफरेंट आ रही है। अगर डिफरेंट आती है तो फिर हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज हो सकता है। इसे इधर ले जाते हैं तो -3x = 9 - 2, तो यहां से ये -3x = ये 7 हो गया। अब यहां से x = -7/3 हो गया, तो यहां से दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारी -7/3 होने वाली है। इसी टाइप से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये हो गया, तो y - 2 = 5 लिखो, तो y = ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो यहां से y की क्या वैल्यू आने वाली है बच्चों, यहां से आने वाली है 7। अब यहां से भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहां से भी 7 आ रही है, तो y + 1 = 8, तो y = ये इधर जाएगा तो 8 - 1, तो ये भी 7 आने वाली है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा x = -7/3 और y = 7। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, x = -7/3 एंड y = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अप्लाइंग R2, ये हम अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 - 2R1। इसका मतलब ये होता है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है C = 1 2 2 एंड -1। तो यहां से हमें ये ऑपरेशन फाइंड आउट करना है, ये ऑपरेशन यहां पे यूज करना है R2 - 2R1। तो इसका मतलब चेंजेस कहां पे होंगे, हमें सेकंड रो में चेंजेस होंगे, ये R2 और ये R1। तो यहां पे अप्लाई करते हैं R2 टेंस टू R2 - 2R1। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि सेकंड रो में से हमें फर्स्ट रो में 2 की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना। तो यहां से लिखते हैं क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो रो होगी उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, बस सेकंड रो में चेंजेस होंगे। अब सेकंड रो में क्या होने वाले हैं, सेकंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो का एलिमेंट्स, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड एलिमेंट्स ये -1 -2 × फर्स्ट रो का एलिमेंट्स, तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1 2 और ये हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा और ये -4 -1, तो ये -5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 1 2 0 -5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ x 2 18 और ये x गिवन है इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 2 18 एंड 6। अब इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली वो x को इस 6 से कंपेयर कर देते हैं और वैल्यू लिख देते हैं 6, जो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाती है।
तो हमें ये क्योंकि डिटर्मिनेंट में दे रखा है तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट और राइट दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में फिर उसके बाद में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 2 जा 36 हो जाता है, इक्वल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 हो जाता है, माइनस 18 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 2 जा 36 हो जाता है। तो यहां से अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो ये तो जीरो आने वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आने वाला है, -36। अब इस 36 को हम राइट साइड में मूव करते हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू दोनों आएंगी प्लस माइनस √36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी, ना कि +6 होगी। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहते हैं तो इसको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो x इक्वल टू +-6 आएगी, इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी +-6। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है a इज इक्वल टू 2 3 1 4। हमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ए गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी और डी, तो इसमें अगर हमें डायरेक्टली एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना होता है तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इन दोनों के हम दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज। तो ये आ जाएगा डी यहां पे आएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, ए यहां पे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये -c और -b हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इसमें ये अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई होने के बाद में हमारा एडजॉइंट ए क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो ये -1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। अब इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं k,0, सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है 4,0 और थर्ड वाला वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 0,2। तो यहां से अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। यहां पे हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, 10th में भी हमने मेथड पढ़ा था, लेकिन यहां पे हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करने वाले हैं। तो ये 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ये x1 y1 1 x2 y2 1 ये x3 y3 और 1। तो यहां से ये तो 4 दे रखा है, ये 1/2, यहां से x1 y1 ये ले सकते हैं हम, ये x1 ये y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो यहां से ये आ जाएगा x1 की वैल्यू k 0 4 0 0 2 और ये 1,1,1,1। अब यहां से अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये 2 तो यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 4 2 जा 8 हो जाता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा मॉडुलस फंक्शन में आता है। क्यों? क्योंकि यहां से जब एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां से वैल्यू डिटर्मिनेंट की नेगेटिव भी आ सकती है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। इसी वजह से हम यहां पे मॉडुलस फंक्शन यूज करते हैं, मॉड यूज करते हैं। तो मॉड यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। k आ गया बाहर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0, इसकी इसमें -2 हो जाएगा, प्लस फिर -0। अब इसकी किसी में भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई बाहर आ रही है। तो 4 - 0 हो जाएगा और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, फिर 1 के बाद में ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगी। तो यहां से 4 2 जा 8 -0 हो जाएगा, ये मॉडुलस फंक्शन। 8 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2k
ये तो 0 होने वाला है और ये प्लस के 8। अब जब यहां से हम मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ये -2k प्लस 8 हो जाएगा। तो यहां से एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा इक्वल टू -2k प्लस 8। तो यहां से ये इधर जाएगा 0 इक्वल टू -2k, तो k की वैल्यू 0 आ गई। जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं तो नेगेटिव में यहां से -8 आ जाएगा, तो -8 इज इक्वल टू ये -2k प्लस 8 आ जाएगा। और जब 8 इधर आएगा तो ये -8 हो जाएगा इक्वल टू -2k, तो ये -16 इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कट गया तो k इक्वल टू 8 आने वाला है। तो k की कितनी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे k की 2 वैल्यू आने वाली हैं, एक वैल्यू 0 आ गई और एक वैल्यू 8 आ गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू 3x - 8 और 2k, x इज लेस देन, ये कंडीशन दे रखी है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 5, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम इसमें केवल शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे इस फंक्शन में x की वैल्यू 5 कर देते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली 5 वैल्यू पुट कर देते हैं और -8 इक्वल टू, यहाँ पे तो वैल्यू अगर पुट करेंगे x की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये 2k कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे ये 2k के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 5 जा 15 -8 इक्वल टू 2k आ जाएगा। तो यहाँ से ये 7 इक्वल टू 2k बच गया। तो k इक्वल टू कितना आया बच्चों, 7/2 आया। तो यहां से k की वैल्यू हमें मिल गई, जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एक k की वैल्यू 7/2, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में y इज इक्वल टू log 1 - x² अपॉन 1 + x², हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log m/n की फॉर्म में होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको log m - log n लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहां पे यूज करनी है। तो ये y इक्वल टू log 1 - x² माइनस log 1 + x² आ जाएगा। अब अगर इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy/dx। अब log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है, तो 1/x हो जाएगा। अब इसका करते हैं, पहले तो log का हो गया, चेन रूल लगाएंगे तो 1/1 - x², फिर 1 - x² का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का 0 हो गया, -x² का करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहां से माइनस आ जाएगा। अब इस वाले log फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो log का यहां पे लिख सकते हैं dy/dx। अगर log x का करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो यहां से ये 1/x हो गया, और फिर 1 - x² का करेंगे तो 1 - 2x हो गया। अब यहां से log 1 + x² का करते हैं तो 1 + x² आ जाएगा, और फिर 1 + x² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 का तो बच्चों 0 आ जाता है, और x² का क्या आने वाला है, 2x हो जाता है डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर यहाँ पे d/dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n-1 हो जाएगा। अब यहां से इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये -2x अपॉन 1 - x² हो जाएगा, ये माइनस यहां से ये 2x अपॉन 1 + x² आ जाएगा। जब यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 - x² और 1 + x²। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी -2x 1 + x² -2x, और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी 1 - x²। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a - b और a + b
मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लें तो ये -2x माइनस 2x क्यू हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो -2x और इसकी इसमें करते हैं तो +2x क्यू आ जाएगा। अब यहां से देखें ये प्लस माइनस ये कट जाएगा तो ये -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये dy/dx हमारा आ जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन से है। इसमें गिवन है हमें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e रेज टू द पावर x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हम चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अब ये फॉर्मूला लगाएं तो ये dy/dx। तो चेन रूल से क्या होगा, सबसे पहले हम कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस इनवर्स x का क्या आने वाला है, -1 अपॉन √1 माइनस e रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे x की जगह क्या दे रखा है, e की पावर x दे रखा है। अब चेन रूल में क्या होता है, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम e की पावर x का, तो ये dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर d/dx e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो इसे तो e की पावर x रखेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आने वाला है 1 माइनस e की पावर। जब ये पावर दे रखी होती है तो आपस में इन दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द फंक्शन f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 16, f(x) इक्वल टू 10x माइनस x। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नेवर इंक्रीजिंग या समटाइम्स इंक्रीजिंग एंड समटाइम डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में क्या करते हैं, हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से f(x) इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां से sec स्क्वायर x और 1 का x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा। तो यहां से अब ये f(x) इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता है tan स्क्वायर x। अब यहां पे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन समझनी है। अगर हमें f(x) अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर ये लेस देन 0 होता है, f(x) अगर लेस देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कैसा फंक्शन है, यहां पे स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब है कि अगर यहां पे हम नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, अगर यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि tan स्क्वायर x एक इवन फंक्शन है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में y इज इक्वल टू e की पावर 2x गिवन है एट द पॉइंट दे रखे हैं हमें 0,1। द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e की पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट x एक्सिस एट। अब हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं कि किस पॉइंट पे वो x एक्सिस पे किस पॉइंट पे वो मीट करेगा, जो टेंजेंट होगा वो किस पॉइंट पे मीट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx x माइनस x1 होता है।
अगर इसे कर्व से जाएं हम तो किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा। ये कर्व हो गया जो y इक्वल टू ई की पावर 2x हो गया। ये पॉइंट यहां पे टच करता है, ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हमें 0,1 गिवन है 0,1। तो यहां पे ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये e की पावर 2x का e की पावर 2x, और चेन रूल से फिर d ओवर डी एक्स 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का, तो 2 हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट पे बच्चों, p पॉइंट दे रखा है 0,1 पे। तो यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा एट पॉइंट 0,1 पे। तो 2e की पावर, यहाँ पे x की पावर, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, ये होता है 1। तो ये वैल्यू हो गई जो dy बाई डी एक्स आ गया वो 2 आ गया। अब यहां से इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहां से पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट्स 0,1 है, तो यहां से इक्वेशन आ गई y माइनस y1 की वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यहां से मिल गया हमें कितना मिल गया 2 मिल गया, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 0.0,2 है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स आ गया 0 आ गया। तो यहां से ये y माइनस 1 इक्वल टू 2x आ गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, y का कोऑर्डिनेट होगा 0। तो टेंजेंट मीट एट x एक्सिस, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ये 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। तो यहां से जो पॉइंट्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -1/2, 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन f टू बी गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू गिवन है हमें 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देन x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हम क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में या तो हम सेकंड डेरिवेटिव से जाएंगे या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से जाएंगे। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 2 जा 6 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 x आ जाएगा प्लस 6 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहां से कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो f डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 कॉमन ले सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम यहां से लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहां से a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर देखें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से किसका फॉर्मूला बनने वाला है, ये तो ये फॉर्मूला बनने वाला है x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए मिनिमा पुट कर देते हैं हम, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब 0 पुट किया तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से ये 6 इधर 0 में गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 आएगी। अब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है और ये जो पॉइंट्स हो गया x इक्वल टू 1 हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया।
अब यहां पे देखते हैं कि अगर इस फंक्शन की पावर इवन होती है तो जो हमारा साइन लेफ्ट साइड में आता है, राइट साइड में आता है, वही लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहां पे अब ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि हम राइट साइड से जब स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये टर्म यहां पे नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और ये फिर यहां पे अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है। बट अगर हम यहां पे ये इवन पावर होती है तो जो साइन हमारा राइट साइड में होता है वही साइन यहां पे लेफ्ट साइड में होता है। अगर यहां से देखें कि अगर साइन कन्वर्जन अगर नो चेंज होता है इस पॉइंट पे, यहां पे लेफ्ट साइड में भी प्लस है और राइट साइड में भी प्लस है। प्लस क्यों है कि इसकी पावर इवन है, इवन पावर की वजह से ये दोनों साइड सेम साइन होता है। अगर ऑड होती तो ये साइन अल्टरनेटिवली चेंज होते। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पे नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा आ जाएगा। अगर ये साइन चेंज नहीं होते तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा की कंडीशन होती है। अगर चेंज होते हैं तो फिर इसको अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, देयर इज नो इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 1। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।